हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमेट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड 2024 के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स का पैटर्न बताऊंगा और चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपको किस चैप्टर में करके जाने हैं या नहीं करने, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो जरूर थोड़ा सा लंबा रहेगा बट आपको डेफिनेटली इससे फायदा होगा। लास्ट 15 टू 20 डेज में जितने भी टाइम अपने पास बचे, अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपके थियोरी पेपर में 70 मार्क्स में से 45 प्लस आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है और साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिप्रेशन जैसा रहता है, बहुत कुछ रहता है, उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाए तो हो सकता है वो कर लेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे स्टूडेंट्स में शेयर करो और पूरा देखो जिससे आपको भी फायदा हो। ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं फ्रॉम जीएमसी जलगांव, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। ठीक है, तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो जिससे आपको आगे केमिस्ट्री का भी जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स का वो आपको वीडियो मिल जाएगा और बहुत ही टाइम जाता है। ठीक है, इतना करने में मेरे को बहुत ही काफी टाइम गया है, एमबीबीएस के साथ ये सब करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसलिए लाइक भी कर दो और कमेंट भी कर दो और जितने भी नीडी स्टूडेंट है ज्यादा से ज्यादा उनके साथ आप शेयर करो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फिजिक्स के पैटर्न का, तो फिजिक्स के पेपर का पैटर्न जो देखोगे आप, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 में 10 एमसीक्यूज होते हैं जिसके 10 मार्क्स होते हैं। आपको मैं एमसीक्यूज में भी बता रहा हूं ना, आप हर साल का पेपर ऑब्जर्व करोगे तो 5 से ज्यादा एमसीक्यूज जो होते हैं ना वो टेक्स्ट बुक के ही होते हैं। जो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज होते हैं ना हर चैप्टर के एंड में, वही एमसीक्यूज एज इट इज, वो लोग इवन आंसर्स भी चेंज नहीं होता, ऑप्शन भी नहीं चेंज होता, डेटा भी वही रहता है, वही एमसीक्यूज वो लोग दे देते हैं। तो आप और मुश्किल से एक चैप्टर में 5-5 10-10 एमसीक्यू है। अगर आप देखोगे टोटल 16 चैप्टर्स है फिजिक्स के, तो अप्रोक्सीमेट 150 एमसीक्यूज है। तो आपको ये पूरे एमसीक्यूज रट लो, मैं तो बोलता हूँ रट लो, नहीं समझ में आ रहा है तो रट लो उनके आंसर्स, हो सकता है 5-7 एमसीक्यू आपको मिल जाए। ठीक है, वही सेम एज इट इज। आप पेपर देखो, 2023 का पेपर उठाओ, चाहे आप जुलाई का उठाओ, चाहे आप फेब का उठाओ या 22 का उठाओ, आपको 5-6 एमसीक्यू पूरा पूरा सेम मिलेंगे। तो आपको एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है ना उनके आंसर्स आपको रट लेने। ठीक है, अब दूसरा, एमसीक्यूज में अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है फिजिक्स में तो एटलीस्ट 8 एमसीक्यूज अपने राइट हो तो बहुत ही बेटर है। तो पहला तो 4-5 एमसीक्यू अपने एक्सरसाइज से हो जाएंगे। इन केस अगर नहीं आया उससे, वैसे तो मोस्टली आता है, हर पेपर में ही आया, तो आपको एमसीक्यू तुरंत नहीं टिक करना। आप कैसा है, घाई घाई में तुरंत 10-5 मिनट में आप पूरे एमसीक्यूज के आंसर लिख देते हो, नहीं, आपको जो नहीं आ रहा है उसका आप वेट करो, आपको मौका मिलेगा और उस मौके का इंतजार करो। और आजू बाजू में कोई भी बंदा है, अगर एक क्लास में एक बंदे को भी एमसीक्यू आता है तो वो पूरे क्लास में फैल जाता है। उस टाइम का वेट करो और इंतजार करो और फिर एमसीक्यूज करो। ठीक है, तो इतना ट्राई करो कि आपके एटलीस्ट 8 एमसीक्यू राइट हो। अगर आपको फिजिक्स में 70 में से 45 प्लस चाहिए, 70 में से 45 प्लस, तो आपको एटलीस्ट 8 एमसीक्यू तो राइट करने ही चाहिए और अगर 10 राइट हुए तो वेल एंड गुड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में वन लाइनर्स आते हैं, टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं। वन लाइनर्स मतलब इनमें सीधा सीधा डेफिनेशन पूछ लेता है या फॉर्मूला पूछ लेता है या एकदम छोटा सा न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, तो ये भी 8 मार्क्स के होते हैं। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा है तो आप मोस्टली वन लाइनर्स आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा मेन चीज, दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आने का। ऐसा है कि कुछ एमसीक्यू नहीं आ रहा तो आप छोड़ के क्यों आ रहे हो, आप तुक्का मार दो ना। ठीक है, या वन लाइनर आपको नहीं आ रहा, इनमें कोई ऑप्शन नहीं है तो आप छोड़ के मत आओ, कुछ तो लिख के आओ। ठीक है, उसके बाद आता है कि 2 मार्क्स के टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जिनमें से आपको 8 क्वेश्चंस करने रहते हैं, टोटल 16 मार्क्स होता है। अगर आप पेपर ऑब्जर्व करोगे ना तो लास्ट के 5 न्यूमेरिकल्स होते हैं, इनमें 5 न्यूमेरिकल्स होते हैं, 4 डेरिवेशंस होते हैं, एक डिस्टिंग्विश मोस्टली आता है और एक डेफिनेशन आता है। वो डेफिनेशन जब भी आपको डेफिनेशन आए ना तो आप 2 मार्क्स का डेफिनेशन है, आप सिर्फ डेफिनेशन लिख के आते हो, नहीं उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट और डायमेंशन लिख के आओ अगर है तो। ठीक है, आपको पूरे पूरे 2 मार्क्स सामने वाला दे देगा। और एक आपको कोई भी मतलब थ्योरी आपको एक्सप्लेन करने को बोलता है, मतलब प्रूफ करके बताओ, एक्सप्लेन करके बताओ, ऐसा रहता है। अच्छा, अब 5 मार्क्स सिर्फ 5 न्यूमेरिकल आते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए अपने को। देखो 5 न्यूमेरिकल्स जो आते हैं ना,
मैं आपको हर चैप्टर में देखो, आप देखोगे तो एग्जाम्पल्स के जो न्यूमेरिकल होते, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में, चलो आपको मान लो टाइम कम है, 15 से 20 दिन ही बचा है, एक्सरसाइज हटा दो, तो एटलीस्ट आपको एग्जांपल्स के जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, जो छोटे बॉक्स बना रहता है ना आपको सॉल्व एग्जांपल का, छोटा छोटा जो बॉक्स बना है जो सिर्फ 2-2 मार्क्स के न्यूमेरिकल है, वो आपको सारे चैप्टर के कर लेनी चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो इंपॉर्टेंट चैप्टर के कर ही लेने चाहिए, ठीक है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि कौन को, जब मैं चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम्पल में कौन कौन से एग्जाम्पल्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, 4 डेरिवेशंस आते, छोटे छोटे 2-2 मार्क्स के डेरिवेशंस होते, जैसे कि आप बोल सकते हो मेयर्स रिलेशन 2 मार्क्स का छोटा डेरिवेशन है, मतलब ऐसे 2 मार्क्स के छोटे छोटे डेरिवेशन आते हैं, जैसे वेलोसिटी ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, वॉल ऑफ डेथ, ये सब छोटे छोटे 2-2 मार्क्स वाले डेरिवेशंस होते, एकदम छोटे होते, ठीक है। सीरीज पैरेलल बता दिया, कैपेसिटर का प्रूफ करना है सीरीज में पैरेलल में, तो ये सब 2-2 मार्क्स का छोटा छोटा डेरिवेशन होता है, वो तो मैं आपको चैप्टर में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डेरिवेशन करने, कौन सा कितने मार्क्स का आता है। फिर आपको डिस्टिंग्विश आता है, एक डिस्टिंग्विश फिक्स आता है, या तो 2 मार्क्स में आता है या तो 3 मार्क्स में आता है। आपके कुछ जो भी आपका फिजिक्स का सिलेबस है उसमें मुश्किल से 5 से 6 डिस्टिंग्विश है, उनमें से एक डिस्टिंग्विश हर साल एग्जाम में आता है, एक फिक्स आता है डिस्टिंग्विश, जैसे पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर, अमीटर वोल्ट मीटर, स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो, फोर्स वाइब्रेशन फ्री वाइब्रेशन, ठीक है, सिंपल पेंडुलम कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है। ये सारे जो डिस्टिंग्विश है ये आपको करने हैं, मुश्किल से 7-8 डिस्टिंग्विश है, आपको मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा, वो आपको करके जाना है, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके से अप्रोच करोगे ना, मतलब मेरे डेरिवेशंस हो गए, मैंने 2-2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स कर लिए, तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, आपको हेडेक नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको पूरा चैप्टर लाइन से पढ़ना है, अगर आप ऐसा अप्रोच रखोगे कि न्यूमेरिकल्स हो गए, डेरिवेशंस हो गए, डिस्टिंग्विश हो गए, डेफिनेशन हो गए, तो आपका ओवरऑल पेपर कवर हो जाता है और आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करूं 3 मार्क्स के, तो उसमें भी 12 क्वेश्चंस होते हैं, 8 आपको करने रहते हैं, टोटल 24 मार्क्स के होते हैं, जिनमें 5 न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसमें भी 5 न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो न्यूमेरिकल्स भी अच्छे रहते हैं, मैं वही आपको बताऊंगा, एग्जांपल्स बताऊंगा, उनमें भी वो एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके जाने हैं, ठीक है। वो एग्जांपल्स आपको सॉल्व कर लेने, वो एग्जांपल्स के मैं नंबर दूंगा, वो आप सॉल्व कर लेना, एटलीस्ट उतना तो कर ही लेना। एक डेफिनेशन फिक्स आता है 3 मार्क्स में, उस डेफिनेशन में आपको टोटली 3 डेफिनेशन पूछ लेता है, जैसे पिछली साल वो पूछा था ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटाइजेशन, इस साल हो सकता है आपको पूछेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंपीडेंस, मतलब 3 डेफिनेशन एक साथ पूछता है। बट हाँ, याद रखो कि जब आप डेफिनेशन लिख रहे हो, अगर उसका फॉर्मूला है तो जरूर फॉर्मूला लिखो, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ 3 डेफिनेशन लिखोगे आपको 3 मार्क्स शायद ना दे पूरा पूरा, ठीक है। उसके बाद आता है 4 डेरिवेशंस, इसमें भी आते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, 3 मार्क्स के काफी सारे डेरिवेशंस है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। एक आपको डायग्राम आता है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम आपको पूछता है, ठीक है, एक्सप्लेन करके बताओ, या गैल्वेनोमीटर का डायग्राम बनाने को आता है। 4 डेरिवेशन में से 2 ऐसे डेरिवेशन है जिनमें से एक फिक्स आता है, हर साल आता है। एक है रिफ्लेक्शन, आपको रिफ्लेक्शन के लॉस प्रूव करने पड़ते हैं ह्यूजेंस प्रिंसिपल से, और एक है रिफ्रैक्शन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल फिक्स आता है, ये दो तो आपको करके जाने, 3 मार्क्स आपके फिक्स है अगर आपने करके गए हो तो, ठीक है। और एक आपको लॉ या पोस्टुलेट आता है, जैसे बोर्ड्स का पोस्टुलेट हो गया, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हो गए, स्टोक्स लॉ हो गया, तो 4-5 फिजिक्स में गिन के 5-6 लॉ है, स्टीफेंस लॉ है, स्टोक्स लॉ है, फिर उसके बाद बोर्ड्स के पोस्टुलेट हैं, ड्रॉबैक हैं बोर्ड्स के, यही 4-5 लॉ है, बस आपको वही पढ़ के जाना, उनमें से एक फिक्स आएगा। क्या इतना आपको समझा पैटर्न वगैरह? अभी तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, ये बस मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो फिजिक्स में। उसके बाद आता है 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, जिनमें से 3 आपको करने रहते हैं, उनमें से 2 क्वेश्चंस तो कंप्लीट डेरिवेशन होते हैं, मतलब 2 क्वेश्चंस जो होते हैं 4 मार्क्स 5 में से वो कंप्लीट डेरिवेशन होते हैं 4-4 मार्क्स के। और अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं ना तो 4 मार्क्स के सिर्फ 7 से 8 डेरिवेशन है पूरे फिजिक्स में, और जिनमें से आपका बोर्ड में 2 आता है, तो ये बहुत ही अच्छा चीज है। 7 से 8 ही डेरिवेशन है जो 4 मार्क्स में आते हैं, तो आपके डेफिनेटली 8 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे इधर ही, अगर आपने 7 से 8 डेरिवेशन किए। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से डेरिवेशन है। उसके बाद बाकी के जो 3 क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्क्स में, उसमें 2 मार्क्स का डेरिवेशन होता है, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है। क्यों मैं आपको एग्जांपल्स करने बोल रहा हूँ, जो छोटे छोटे
एक्सरसाइज में या एग्जांपल्स में, सॉल्व एग्जांपल में जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है, मैं क्यों सॉल्व करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो 2 मार्क्स में भी 5 न्यूमेरिकल आता है और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी जो 3 क्वेश्चंस होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करके 2-2 मार्क्स के छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछता है। इसलिए 2 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने लिए। ठीक है, समझा क्या? और 2 मार्क्स के छोटे छोटे डेरिवेशंस रहते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये सब तो मैंने आपको पूरा पैटर्न बता दिया। दूसरा, उसके बाद आता है पेपर राइटिंग। आप पेपर राइटिंग कैसे लिख रहे हैं, पेपर आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आप कभी भी पेपर लाइन से लिखो, लाइन से लिखो। आपको ऐसा नहीं है कि सर मेरे को 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मैं पहले 4 मार्क्स का क्वेश्चन लिखूंगा, नहीं, ये आप गलत कर रहे हो। आप पेपर लाइन से लिखो। आप पहले एमसीक्यूज करो, फिर 1 लाइनर करो, फिर 2 मार्क्स से करो। सर मेरे को आता ही नहीं है 2 मार्क्स का, सिर्फ 6 ही क्वेश्चन आता है, तो 2 क्वेश्चन का जगह तुम छोड़ो, उसके बाद 3 मार्क्स का करो, क्योंकि जहां आप जगह छोड़े रहते हो वहां आपको लास्ट में तो आपको क्रॉस करने का मौका मिलता ही है ना। तो पेपर हमेशा लाइन से लिखो। आप जितना पेपर लाइन से लिखोगे उतना ज्यादा आपके मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। आप लाइन से नहीं लिखोगे, टीचर को इरिटेशन होगा, टीचर आपके मार्क्स कट करेगा, और अगर उसने आधे आधे मार्क्स भी कट किए ना हर क्वेश्चंस में, तो भी आपको कम से कम 10 मार्क्स 15 मार्क्स कट हो सकते हैं। इसलिए पेपर लाइन से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फिजिक्स में। अगर आपने रिप्रेजेंटेशन अच्छा किया है तो आप डेफिनेटली 5+ मार्क्स आगे रहेंगे ही रहेंगे। एक बच्चा है जो रिप्रेजेंटेशन गलत कर रहा है और एक बच्चा है जो रिप्रेजेंटेशन अच्छा कर रहा है, दोनों को सेम आता है, लेकिन जिसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है उसको 5 मार्क्स तो ज्यादा मिलेगा ही, जिसने रिप्रेजेंटेशन खराब किया उससे। समझा क्या? तो आपको रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे से करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूमेरिकल्स। कभी कभी कैसा होता है, समझ लीजिए कि मेरे को 3 मार्क्स वाले में 7 क्वेश्चंस आते हैं, एक न्यूमेरिकल है जो मेरे को आता नहीं है लेकिन मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं। अटेम्प्ट इन द सेंस कि आपको उसके एटलीस्ट इनिशियल डेटा लिख लो, उसका उसमें आपको न्यूमेरिकल्स को लाइन से लिखने का, पहले डेटा, फिर टू फाइंड लिखने का, क्या फाइंड करना है, फिर उसके बाद उस न्यूमेरिकल में जो भी फॉर्मूला यूज होगा अगर आपको आता है तो लिख दो, उसके बाद आप उसका कैलकुलेशन करो अगर आपको आता है तो, और फिर आप आंसर लिखो। अच्छा, लॉग आप 2 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल्स में नहीं लगाओगे चलेगा, लेकिन 3 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल्स में आपको लॉग लगाना होता है, लेकिन बहुत से बच्चों को लॉग नहीं आता है। अगर आपको लॉग नहीं आता तो मत लगाओ लॉग, आप 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को वैसे करके चले आओ, आपके सिर्फ आधा मार्क्स कट होंगे। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट न्यूमेरिकल तो राइट होगा, 2.5 मार्क्स तो मिलेगा। समझा क्या? और न्यूमेरिकल्स को आपको इसी तरह अटेम्प्ट करना है। इन केस अगर आपने सिर्फ डेटा टू फाइंड फॉर्मूला भी लिखा है ना, सामने वाला टीचर आपको 1 मार्क्स तो दे देगा, बहुत अच्छा टीचर रहेगा तो 1.5 मार्क्स भी दे देगा। समझा क्या कि आपको क्या करना है? तो ये तो हो गया पैटर्न, और ये हो गया उस पेपर राइटिंग आपको कैसे करना है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको लाइन से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देने वाला हूं, तो आप वीडियो में लास्ट तक रहो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप एक कॉपी में नोट करो और उनको लाइन से चैप्टर वाइज आप अपना प्रिपरेशन करो। ठीक है, अब अगर आगे मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रोटेशनल मोशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर ये बहुत ही ज्यादा है, इतना सारा आपने लिखा हुआ है, तो यहाँ मैंने हर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि मतलब एकदम छोटा छोटा, डेफिनेशन कौन कौन से पढ़ने हैं, लॉस कौन कौन से पढ़ने हैं, फॉर्मूला क्या पढ़ना है, इसलिए आपको ये बड़ा दिख रहा है, डिस्टिंग्विश कौन सा पढ़ना है इस चैप्टर में, वो सब मैंने लिख दिया है, इसलिए आपको बड़ा दिख रहा है। लेकिन जब आप पढ़ोगे फटाफट ना तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक एक डेफिनेशन, लॉस वगैरह, फॉर्मूले वगैरह पढ़ने में आपको 2-2 मिनट जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, और कौन से एग्जाम्पल्स करने वो भी मैंने आपको बताया है न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, फिजिक्स में बहुत कुछ है बट मैंने उसको फिल्टर करके यहाँ लिख दिया जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं रोटेशनल में बात करूं तो आपको सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन पढ़ लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ये सब रिफर करें टेक्स्ट बुक से, चाहिए तो आप डाइजेस्ट यूज कर सकते हो, दूसरा 21 भी यूज कर सकते हो, तीसरा अगर आपको कोई डेरिवेशन है जो नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पे टीचर्स होते हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, आपको डेरिवेशन का नाम लिखो, महाराष्ट्र HSC बोर्ड लिखो, 5-10 मिनट में एक टीचर आएगा, आपको अच्छे से वो डेरिवेशन समझा देगा। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन पढ़ना है सर्कुलर मोशन का, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके टाइप्स, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ना है आपको, उसके एग्जांपल्स पढ़ने, एटलीस्ट 4 पॉइंट पढ़ना है, एक तो डेफिनेशन ही हो गया, एक फॉर्मूला हो गया, एग्जांपल हो गया, और एक और पॉइंट रियल सूडो, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद 2 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, देखा जाए तो इस चैप्टर में 2 मार्क्स के 2 डेरिवेशन है सिर्फ। ठीक है, तो उसको पढ़ लो, क्योंकि 2 मार्क्स के टोटल 2 मार्क्स वाले में 5 आता है, 4 आता है, और उधर 4 मार्क्स वाले में 3 आता है, तो टोटल 7 डेरिवेशन आते हैं 2 मार्क्स के। तो पहला है व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक,
जिसमें अपने को मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी होती है, ठीक है। अच्छा, ये सब आप 21 से भी रिफर करना। 21 में आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा रहेगा 2 मार्क्स का। वॉल ऑफ डेथ में आप मिनिमम वेलोसिटी निकालते हो ना वॉल पे, ठीक है, तो आपको ये भी डेरिवेशन जो है 2 मार्क्स का है। बेसिकली इनमें आपको डायग्राम बनाना है और मैथमेटिकल प्रूफ कर देना, आपको 2 मार्क्स सामने वाला दे देगा, ठीक है। तो आप इसके लिए 21 रिफर कर सकते हो। फिर 4 मार्क्स के इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ 2 ही लिखे क्योंकि एक जस्ट पिछले साल आया तो मोस्टली वो नहीं आएगा इस साल। व्हीकल और बैंक रोड, ये 4 मार्क्स का डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें वो सेफ स्पीड पूछता है और मिनिमम और मैक्सिमम पूछता है, ठीक है। फिर उसके बाद डेफिनेशंस की बात करें तो डिफाइन करना है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन, उनके फॉर्मूलेज और उनके सिग्निफिकेंस, ये आपको पढ़ने। सिग्निफिकेंस भी पढ़ना क्योंकि इनका सिग्निफिकेंस पूछता है, हम सिर्फ इसका डेफिनेशन और फॉर्मूला पढ़ लेते, ठीक है। फिर 3 मार्क्स वाले अगर अच्छे डेरिवेशंस की बात करूं, मैंने 2 मार्क्स के भी आपको 2 डेरिवेशन बताए रोटेशनल में, 4 मार्क्स के 2 डेरिवेशन है वो देखने वाले, 3 मार्क्स के भी इसमें 2 डेरिवेशन है, एक तो काइनेटिक एनर्जी का, एक तो टॉर्क का। ये जो काइनेटिक एनर्जी और टॉर्क का अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में प्रूफ करना रहता है, 3 मार्क्स का डेरिवेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का डेरिवेशन जो है 4 मार्क्स का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है व्हीकल ऑन बैंक रोड और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में से कोई एक। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का आपको डेरिवेशन नहीं करना है, सिर्फ आप उसका स्टेटमेंट, डायग्राम और फॉर्मूला पढ़ लो बस। रोलिंग मोशन में आपको सिर्फ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और काइनेटिक एनर्जी निकालना है, वो आप देख लेना, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा है इसके बाजू में डेरिवेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल रोटेशनल मोशन डेरिवेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली रोटेशनल मोशन में क्या होता है पता है, 4 मार्क्स का भी डेरिवेशन आता है रोटेशनल मोशन से, 3 मार्क्स का भी डेरिवेशन आता है रोटेशनल मोशन से। इसलिए रोटेशनल मोशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे डेरिवेशन फिक्स आता है, इसीलिए आपको इस चैप्टर के डेरिवेशंस करके जाने, आपको इंश्योर करना है कि इस चैप्टर के डेरिवेशन करने। याद रखो 2 मार्क्स के 2 है, 3 मार्क्स के भी 2 है और 4 मार्क्स के भी 2 डेरिवेशन है, समझा क्या, ठीक है। और न्यूमेरिकल आपको मैं इस चैप्टर में बहुत ही कम अटेम्प्ट करने को बोल रहा हूं, आपको एग्जांपल्स के सॉल्व एग्जांपल के 1.9 और 1.2 न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व एग्जांपल के सॉल्व करने, समझा क्या। तो ये 2 ही न्यूमेरिकल आपको करना है इसमें, ठीक है। मोस्टली डेरिवेशन से आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है, तो इतना आपको कर लेना। अच्छा, अब बात करते हैं एमपीओएफ का। एमपीओएफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इस चैप्टर से पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन थ्योरेटिकल बनते हैं, जैसे कि डेफिनेशन, डिस्टिंग्विश, लॉज, ये सब इसी चैप्टर में आते हैं। ये सब मैंने जो इतना बड़ा लिखा है ना, इसमें देखोगे तो सिर्फ 2 ही डेरिवेशन है, बाकी सब है वही है, डेफिनेशन है, डिस्टिंग्विश है, 2-2 मार्क्स का लॉज है, वही सब है, लॉज है, यही सब है। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको बिल्कुल मत छोड़ के जाना, यहां से डेफिनेशन पार्ट और लॉ पार्ट आपका कवर होगा। और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल फिक्स आता है, तो आप यहाँ के एकदम इजी न्यूमेरिकल्स रहते, आपको वही न्यूमेरिकल्स देखने, उनके फॉर्मूले रट, अगर आप डेफिनेशन पढ़ लोगे तो उनके फॉर्मूले भी आपको रटाई जाएंगे, वही न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कर लेने, और वो भी उसमें सॉल्व किया रहता है ये सॉल्व एग्जाम्पल में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप एक्सरसाइज का करो, ये सब सॉल्व एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स है। तो सॉल्व एग्जाम्पल में आपको 2.2, 2.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12 ये न्यूमेरिकल्स कर लेने। आपको 2 या 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल दिखते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल, तो आपको अच्छे से इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब बात करूं तो सबसे पहले आपको थ्योरी क्या पढ़ना है इसमें, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एंड आइडियल फ्लूइड। देखोगे तो इस पेज पे आइडियल फ्लूइड का 4 प्रॉपर्टी दिया है, इस पेज पे 4 पेज का 4 पॉइंट का क्या दिया है, इसका फ्लूइड का प्रॉपर्टी। तो 4 पॉइंट है, बहुत इजी है, 2 मार्क्स में आ सकता है। प्रॉपर्टी एकदम सिंपल है, 4 प्रॉपर्टी है। पास्कल का आपको लॉ पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ना है और एप्लीकेशंस के नाम याद रखने हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लॉ फॉर्मूला पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लॉ पढ़ लो स्टेटमेंट के फॉर्म में, फॉर्मूला एप्लीकेशन। लॉ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, लॉ एज इट इज पूछे जाते हैं, ठीक है। और लॉ अपने को वही लिखना होता है जो दिया होता है, ठीक है। डेफिनेशन और लॉ में फर्क होता है, डेफिनेशन हम बना सकते हैं, लॉ हम नहीं बना सकते। लॉ जो साइंटिस्ट बनाए वही अपने को लिखना है। उसके बाद सरफेस टेंशन को डिफाइन करना है, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का डेफिनेशन, उनका फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन, ये आपको पढ़ना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 2 मार्क्स का आपको डेरिवेशन आ सकता है, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, ये 2 मार्क्स का आपको छोटा सा डेरिवेशन हो सकता है। देखो 2 मार्क्स का यहाँ भी 2 डेरिवेशन है, यहाँ एक ही है अभी तक। डिफाइन आपको करना है एंगल ऑफ कांटेक्ट, और एंगल ऑफ कांटेक्ट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सिर्फ आपको डिफाइन और फैक्टर अफेक्टिंग बोला है मैंने, कुछ आपको डिटेल में नहीं बोला है पढ़ने को।
ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है सरफेस टेंशन पे इफेक्ट क्या होता है, इंप्योरिटी और टेम्परेचर की वजह से सरफेस टेंशन पे इफेक्ट क्या होते हैं। दो दो पॉइंट, तीन तीन पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, दो दो आप याद रख लो बस। ये सब एकदम थ्योरेटिकल है, ये जितना मैंने बोला है पूरा थ्योरेटिकल है। इस चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिक्स आते हैं। हाँ, अब डेरिवेशंस की बात करते हैं। दो ही डेरिवेशन इस चैप्टर में आपको करना है। एक तो आपको करना है एक्सेस प्रेशर वाला, लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल वाला। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है आपके एग्जाम में, या तो 4 मार्क्स का या तो 3 मार्क्स का। क्योंकि मैंने ये सब मैं जो देख बता रहा हूं आपको, ये लास्ट ईयर के पेपर्स, मैंने लास्ट 10 इयर्स के पेपर ऑब्जर्व करके पूरा बता रहा हूं। ठीक है, कोई भी मैंने अपने मन से नहीं बनाया। तो ये 4 मार्क्स का भी पूछा जा चुका है, 3 मार्क्स का भी पूछा जा चुका है। ठीक है, हाइट का आपको डेरिवेशन करना है कैपिलरी में। ठीक है, कैपिलरी वाला तो आप इसको क्वेश्चन के फॉर्म में डिराइव एंड एक्सप्रेशन करके लिखा होता है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में आप 21 में देख लेना, ये भी 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, तो टोटल 4 मार्क्स का देखोगे तो 3 डेरिवेशन हो गया। आपको डिफरेंस पढ़ना है, डिस्टिंग्विश पढ़ना है। स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है डिफरेंस स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो का, ग्रीन कलर का एकदम टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको क्रिटिकल वेलोसिटी और रेनॉल्ड्स नंबर को डिफाइन करना है। ये सब डेफिनेशन से, सब पूरा चैप्टर ही डेफिनेशन से भरा हुआ है। इनको डिफाइन करना और उनका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जाहिर सी बात है, अगर आपने डिफाइन पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल से सॉल्व एग्जांपल है, ये भी आपके अपने आप हो जाएंगे। ये सब चैप्टर बोनस है, जिससे आप पूरे पूरे मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है स्टोक्स लॉ। 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉज में आ सकता है स्टोक्स लॉ। ठीक है, पास्कल लॉ हो गया, इसमें 2 लॉ है टोटल, एक है स्टोक्स लॉ, 3 मार्क्स में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का आपको डिफाइन करना है, एक छोटा सा डेफिनेशन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, पढ़ लेना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को आपको डिफाइन करना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का आपको डिफाइन पढ़ना है, ब्लैक कलर के बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, डिफाइन करना है, उसका डायग्राम बना देना है, फॉर्मूला लिख देना है, खत्म, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसी तरह बर्नौलिस थ्योरम का आपको स्टेटमेंट लिखना है, इक्वेशन लिखना है, डायग्राम लिखना है, बस। इस चैप्टर में अगर आप देखोगे तो पूरा डिफाइन 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 यही है, और एक डिफरेंस है। और ये तो बहुत ही छोटा पार्ट है डेरिवेशन, तो आपका ये चैप्टर बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और अगर आपने सारे डिफाइन पढ़े तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं सारे सब्स। ठीक है, बहुत ही इजी है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के इजी न्यूमेरिकल से। ठीक है, समझा क्या इन दोनों चैप्टर का आपको? ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट चैप्टर का बात करूं तो नेक्स्ट है केटीजी एंड रेडिएशन। इस चैप्टर में भी आप देखोगे ना, केटीजी हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड हो गया, या थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इनमें डेरिवेशंस ज्यादा नहीं है, इनमें बेसिकली थियोरेटिकल सवाल बहुत है, डिफाइन और फॉर्मूलेस बहुत है, इसलिए यहां से न्यूमेरिकल्स आने के बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं केटीजी एंड रेडिएशन की बात करूं तो सबसे पहले आपको मीन फ्री पाथ का डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला पढ़ के जाना है। ठीक है, लास्ट टाइम इसका फॉर्मूला आपको एमसीक्यू में आया था, जो कि एक्सरसाइज में ही दिया हुआ है वो एमसीक्यू, और एज इट इज वो एमसीक्यू आपका आया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आपको करके जाने हैं। ठीक है, उसके बाद प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 4 मार्क्स का, पिछले 5-6 साल से लगातार पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, सिंगल डेरिवेशन है इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है डिफाइन रूट मीन स्पीड और उसका फॉर्मूला, आरएमएस स्पीड और उसका फॉर्मूला आप अच्छे से पढ़ो, लास्ट टाइम इस पे न्यूमेरिकल आया था। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इसको डिफाइन पढ़ना है, इसीलिए डिफाइन इतने सारे इसलिए क्योंकि इनके फॉर्मूले से ही आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, तो इसका डिफाइन और फॉर्मूला आपको पढ़ना है अच्छे से, और इस पे न्यूमेरिकल्स के नंबर मैंने दिए ही है। आगे राइट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का आपको जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है ब्लैक कलर के बोल्ड लेटर में, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, और आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक का तो एटलीस्ट कर ही लेना है, पॉली का एक बार छोड़ दिया चलेगा, बट मोनो और डाई का एटलीस्ट कर लो। ठीक है, एकदम सिंपल है, फटाफट आप डाइजेस्ट में देखोगे ये 5-5 मिनट में हो जाएगा सब। ठीक है, डेफिनेशन सी तो है। ठीक है, डाइजेस्ट है 21 से रिफर करो। उसके बाद आता है मेयर्स रिलेशन, लिखने को आता है, 2 मार्क्स का छोटा डेरिवेशन बोल सकते हैं इसको, इसलिए प्लीज अच्छे से कर लेना, मेयर्स रिलेशन आ चुका है आपके एग्जाम में। उसके बाद है डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, देखा होगा आपने चैप्टर में, स्मॉल ए और ए फिर स्मॉल आर और स्मॉल टी से इनको डिनोट करते हैं,
तो इनका डेफिनेशन, इनका फॉर्मूला सब वन वन लाइन का एकदम सिंपल है, और इस पे न्यूमेरिकल भी आता है छोटा सा 2 मार्क्स का, तो अगर आया तो आपका हो जाएगा क्योंकि आपने डेफिनेशन और फॉर्मूला पढ़ा है। उसके बाद डिफाइन डायथर्मनस और अथर्मनस सब्सटेंस विथ एग्जांपल, दोनों का डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप डाइजेस्ट से देख लो और उनके एग्जांपल्स पढ़ लो। ड्रॉ फेरिस ब्लैक बॉडी, हाँ एकदम इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो फिजिक्स का जो पेपर होता है उसमें ड्रॉ भी आता है, ड्राइंग करने को भी आता है, तो फेरिस ब्लैक बॉडी ड्रॉ करने को बोलता है, तो 2 मार्क्स का ड्रॉ आ सकता है, इसलिए फेरिस ब्लैक बॉडी का ड्रॉ कर लेना, एकदम सर्कल जैसा, एकदम सिंपल सा है, ठीक है। उसके बाद डिफाइन इमिसिव पावर, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन और डिपेंडेंसी, ये आपको पूरा पढ़ना है। आप इसको पावर समझते हो और पावर समझ के इसका यूनिट आप समझते हो वॉट होता है, नहीं, इमिसिव पावर का यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है, ये एक टाइप का इंटेंसिटी है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना, डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन और डिपेंडेंसी। मैं इसलिए भी इसको पढ़ने बोल रहा हूं क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है, तो आप फॉर्मूला पढ़ोगे तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। आगे आपको पढ़ना है डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और उसका फॉर्मूला, एकदम सिंपल सा है, टेक्स्ट बुक में 4 लाइन में दिया हुआ है, एकदम सिंपल सा है, कर लेना। अब आता है 2 लॉस दिए हुए आपकी किताब में, लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे आता है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लॉ का स्टेटमेंट और इसका फॉर्मूला पढ़ लेना प्लीज, और अगर आपने लॉ पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है, तो इसके न्यूमेरिकल्स आपके अपने आप हो जाएंगे। 2 मार्क्स का ये लॉ आ सकता है, या फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, या फिर एक लॉ और इंपॉर्टेंट है जो आपका पिछले के पिछले साल आया था, यानी कि 2022 में आया था, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, 3 मार्क्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में आता है, ठीक है। और आपको न्यूमेरिकल्स कौन से करने, जो मैंने डिफाइंस लिखा है ना, उन्हीं के रिलेटेड न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया है। सॉल्व एग्जांपल आपको 3.6, 3.7, 3.5 और 3.1 करना है। एक्सरसाइज में से आपको 11, 15, 16 और 19 करना है, जिनमें से 16 जो है आपका बोर्ड में पिछले साल ही आया हुआ है, एकदम सेम, डेटा भी नहीं चेंज है, ठीक है। तो आपको यही इतने न्यूमेरिकल्स करने, और अगर आपने इन डिफाइंस को पढ़ा है तो आपको इन न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले याद रहेंगे, ठीक है। चलते आगे देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ना है, और उसका एक जो डायग्राम दिया हुआ है वो पढ़ लेना है आपको, लॉ पढ़ना है, डायग्राम पढ़ना है, डाइजेस्ट से आप रिफर करो, फटाक से हो जाएगा। डेफिनेशन पढ़ना है आपको, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन आपको आ चुका है 2 साल पहले, 1 मार्क्स में 1 लाइनर में, एकदम सिंपल चीज है, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। डिफाइन आपको करना है इंटरनल एनर्जी और उसका फॉर्मूला, इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला। डिफाइन स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, एकदम सिंपल है, इसका डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स आपको पढ़ने, ठीक है, एग्जांपल्स भी पढ़ने हैं, ठीक है, आप इसको रिफर कर लेना, ठीक है, डाइजेस्ट से। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस को आपको पढ़ना है, लेकिन एक एक प्रोसेस के बारे में सिर्फ 4-4 पॉइंट पढ़ो, रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में 4 पॉइंट, इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में 4 पॉइंट। अच्छा, वर्क का डेरिवेशन, इस चैप्टर में सिर्फ एक ही डेरिवेशन है, मतलब वर्क का जो डेरिवेशन है, एक आइसोथर्मल के लिए, एक एडियाबेटिक के लिए। आप देखोगे तो 2022 में एडियाबेटिक के लिए डेरिवेशन आया था, 2023 में आइसोथर्मल के लिए आया था, ठीक है। तो हो सकता है इस बार भी दोनों में से कोई एक आए, क्योंकि यही 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो आपको करके जाना है, प्लीज करके जाओ, ठीक है। मैंने पिछली बार चिल्ला चिल्ला के बोला था कि एडियाबेटिक पढ़ के जाओ, तो 22 में एडियाबेटिक आया, 23 में आइसोथर्मल आया, दोनों में से कोई एक भी आ सकता है। फ्री एक्सपांशन आपको पढ़ना है, सिर्फ उसके बारे में 4 पॉइंट पढ़ो, डिफाइन पढ़ लो और 2-3 पॉइंट और पढ़ लो, बस डाइजेस्ट से रिफर कर लेना, सिर्फ 4-4 पॉइंट पढ़ना है, बहुत ही इजी है, लग रहा है बहुत ज्यादा, बट ये सब मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लो इनके बारे में, 4 पॉइंट डाइजेस्ट से। कैनॉट इंजन आपको पढ़ना है, उसमें आपको इफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनॉट साइकिल का डायग्राम ड्रॉ करने को आता है, कभी कभी कैनॉट 3 मार्क्स का आता है, उसमें उसका फॉर्मूला लिखना होता है और उसका क्या बोलते हैं, साइकिल ड्रॉ करना रहता है, बहुत ही अच्छा वेल लेवल्ड साइकिल ड्रॉ करके आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो आप प्लीज इसको अच्छे से पढ़ो, ड्रॉ करने को आता है, ठीक है। और अगर आपने कैनॉट इफिशिएंसी वगैरह का फॉर्मूला पढ़ा है तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो आप ये सब न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो डेफिनेशंस में आप फॉर्मूला पढ़ोगे वही इनके न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है कैनॉट रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर भी पढ़ना है, उसका फॉर्मूला पढ़ना है, और उसके बाद आपको ये न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने। अगर आपने इन डेफिनेशंस को पढ़ा है तो आपको इनके फॉर्मूले याद रहेंगे इन न्यूमेरिकल्स के। एक्सरसाइज में आपको 6, 7, 5 और 12 अटेम्प्ट करना है, जबकि सॉल्व एग्जांपल में आपको 4.4, 4.6 एंड 4.2
ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने। समझ में आया क्या आपको? ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट बात करूं फिफ्थ चैप्टर की, तो फिफ्थ है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन भी बहुत ही इजी चैप्टर है। इसके जो भी न्यूमेरिकल्स है वो भी काफी इजी रहते हैं, और इनमें भी डेफिनेशंस वगैरह ही है ज्यादा। ठीक है, और जो डेरिवेशंस है वो भी इनमें बहुत ही इजी है। ठीक है, प्रेडिक्टेबल है, इससे भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एमईसी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन सब में हमारे जो मार्क्स होते हैं वो प्रेडिक्टेबल नहीं होते कि कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, प्रेडिक्टेबल नहीं है। बट इन सब चैप्टर में प्रेडिक्टेबल है क्वेश्चंस ज्यादातर। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑसिलेशन में, तो आपको लीनियर एसएचएम का डेफिनेशन और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करने को अपने को 3 मार्क्स का आता है, कभी कभी 2 मार्क्स का भी आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो प्रूफ करने को आता है। ठीक है, दूसरा अपने को एसएचएम में, लीनियर एसएचएम में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन दिया हुआ है। मोस्टली एटलीस्ट आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का तो जरूर कर लो। अगर आपके पास टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट का करो, लेकिन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का प्लीज जरूर करके जाओ। ठीक है, एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम का आपको डेफिनेशन पढ़ना है और उसका फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, चाहिए तो आप डाइजेस्ट से प्रीफर कर सकते हो। एनर्जी का आपको डेरिवेशन पढ़ना है, दिया हुआ है आपकी किताब में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। ठीक है, इसका डेरिवेशन आपको करना है और उसका एक ग्राफ भी दिया हुआ है। 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, 4 मार्क्स के सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम को डिफाइन करना है और उसके टाइम पीरियड का डेरिवेशन 3 मार्क्स का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफाइन सेकंड्स पेंडुलम और उसका फॉर्मूला, 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, सेकंड्स पेंडुलम का डेफिनेशन क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, काफी इजी है। उसके बाद मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आपको टाइम पीरियड निकालना रहता है। 3 मार्क्स का डेरिवेशन दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, डायग्राम बना देने का, मैथमेटिक्स लिख देने का, बस इतना ही टाइम देने का इन सब डेरिवेशंस पे। इंग्लिश तो आप वहां लिख देने का, टी फॉर टाइम पीरियड ऐसे करके इंग्लिश लिख देने का, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन बहुत ही बड़ा दिया हुआ है, बट आपको क्या पढ़ना है वो सुनो। आपको पहले तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का डायग्राम देख लेना है, उसका डेफिनेशन लिखना है, उसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना है और उसका इक्वेशन याद रखना है, और डैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ। आपको ये 6 पॉइंट याद रखना है डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में। 3 मार्क्स का कभी कभी लिखने को आता है, तो आपको लिखने आना चाहिए। तो ये पॉइंट्स पता करने, पूरा इंग्लिश मत पढ़ो, ये पॉइंट वाइज इतनी चीजें पता कर लो। ठीक है, अगर आपको इतना नॉलेज है तो आप एग्जाम में लिख सकते हो, फिर चाहे वो 3 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का है। उसके बाद आपको फ्री ऑसिलेशन और फोर्स ऑसिलेशन, 2 टाइप के और ऑसिलेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, उनको बस आपको क्या करना है, उनके बारे में 4-4 पॉइंट पढ़ लेना है। ठीक है, अब अगर आपने इतना कुछ पढ़ा हुआ है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है, तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स काफी इजी हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, 1 लाइनर्स न्यूमेरिकल है सब। क्योंकि मैं इतना न्यूमेरिकल सॉल्व करने क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 5 न्यूमेरिकल, 3 वाले में 5 न्यूमेरिकल, 4 वाले में 3 न्यूमेरिकल, टोटल 13 तो न्यूमेरिकल आ रहे। अगर कोई बच्चा न्यूमेरिकल ही अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया ना, उसके फिजिक्स में बेस्ट स्कोर आ जाएंगे। तो आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाने हैं, एकदम सिंपल सिंपल, 2-2 मार्क्स के, 3-3 मार्क्स के अच्छे न्यूमेरिकल है। 5.1 सॉल्व में 5.1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 और 13 ये आपको सॉल्व एग्जांपल्स करने, और एक्सरसाइज में आपको 9, 11, 12 और 16 करके जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ये भी चैप्टर काफी बड़ा है, बट इनमें मैंने जो जो बोला है बस आपको उतना पढ़ना है। ठीक है, इनमें भी मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा जो आपको जरूरी पढ़ना है। सबसे पहले तो डिफाइन प्रोग्रेसिव वेव और उसका प्रॉपर्टी, एटलीस्ट 4 पॉइंट पता होना चाहिए। टेक्स्ट बुक में 7-8 पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन प्रॉपर्टी का 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, और उसका डेफिनेशन प्रोग्रेसिव वेव का। दूसरा, जब आप 2 प्रोग्रेसिव वेव मिलते हैं, सुपरपोजिशन होता है, तो उससे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है उसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछता है 3 मार्क्स का। आप इसको क्वेश्चन के फॉर्म में 21 से जरूर देख लेना कि क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे पूछा जाता है बोर्ड में। कभी कभी अपने को डेरिवेशन आता है, लेकिन हम उसको डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं देखते, और हमें एग्जाम में क्लिक नहीं होता है कि यही पूछा हुआ है, जबकि वो हमें आता हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद आपको स्टेशनरी वेव का डेफिनेशन पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और प्रॉपर्टी, ये 2 पॉइंट तो जरूरी पढ़ लेना है, डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टी बिल्कुल पढ़ना है आपको। ठीक है, 12 प्रॉपर्टी दी हुई है आपके टेक्स्ट बुक में, एटलीस्ट 4-5 पता होना चाहिए आपको। 4-5 बहुत ही इजी है, पता होना चाहिए।
फिर आपको डेरिवेशन, अगर टाइम है तो उसका डेरिवेशन भी कर लो। और हाँ, कंडीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड, ये भी पता होना चाहिए। एक बार आ चुका है एग्जाम में 4 मार्क्स में, इसलिए मैंने बता दिया इसको। ये लास्ट टाइम ही आया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन। ठीक है, डाइजेस्ट में आप जाके देख सकते हो, एकदम इजी है। ठीक है, दो दो पॉइंट डिफरेंस का पता होना चाहिए इनके बीच में। ओपन पाइप, क्लोज पाइप और एंड करेक्शन, इनका ऐसा कोई थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आता है, इनके फॉर्मूले आते हैं। इनके फॉर्मूले आप पढ़ लो, इससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज इनके फॉर्मूले जरूर पढ़ लेना, ओपन पाइप, क्लोज पाइप और एंड करेक्शन का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। टोटल 3 लॉ दिया हुआ है। ठीक है, वो तीनों लॉज आप पढ़ो, एक स्टेटमेंट है, एक फॉर्मूला, एक स्टेटमेंट, एक फॉर्मूला, एक स्टेटमेंट, एक फॉर्मूला। 3 लॉज एकदम सिंपल से दिए हुए, आपको 3 मार्क्स में लॉ आ सकता है। ठीक है, तीनों लिखने को। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ के जाना। उसके बाद आपको बीट का डेफिनेशन पढ़ना है और उसका एनालिटिकल मेथड का डेरिवेशन करना है। लेकिन हाँ, ये मैं आपको ऑप्शनल दे रहा हूं, अगर आपके पास टाइम है तो ये डेरिवेशन आप कर लेना, नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, अब आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करने को मैं बोल रहा हूं, इसमें सिर्फ आप सॉल्व एग्जांपल कीजिए, अच्छे एग्जांपल्स हैं एकदम। ये जो लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के तीनों फॉर्मूले हैं, ओपन पाइप, क्लोज पाइप के जो फॉर्मूले हैं, यही सब इसमें यूज हो रहा है, एकदम सिंपल सा है। ये फॉर्मूलेज आप इनको सॉल्व कर लेना, आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 6.3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 एंड 13, ये एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके जाने हैं। ठीक है, अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो वो है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आपको यूजेस का थ्योरी पढ़ना है, यूजेस का प्रिंसिपल पढ़ के जाना है। ठीक है, 1 लाइन का डाइजेस्ट से देख लेना, हो जाएगा। ठीक है, डाइजेस्ट से ही रिफर करना, टेक्स्ट बुक से जनरली नहीं समझेगा। ठीक है, और आपको प्लेन एंड स्फेरिकल वेव फ्रंट अच्छे से ड्रॉ करके आना चाहिए, सही ड्रॉ करना, तभी वो मार्क्स देगा। ठीक है, ड्रॉ करने आना चाहिए, नहीं ड्रॉ करने आता तो आप यूट्यूब पे देख लेना एक बार। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का आपको, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का आपको प्रूफ बोलता है यूजेस प्रिंसिपल के बेस पे। ठीक है, वो ड्रॉ करते ना हम लोग, प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन का और प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन का। पता है, ये दो जो डेरिवेशंस है, ये हर साल इनमें से एक पूछता है, हर साल। पिछले साल रिफ्लेक्शन पूछा था, हो सकता है इस साल रिफ्लेक्शन आ जाए या रिफ्लेक्शन आ जाए, कुछ भी आ सकता है। इन दोनों में से एक फिक्स पूछता है, गारंटीड है। तो 3 मार्क्स तो आपके फिक्स हो जाएंगे अगर आपने इन दोनों में से कोई भी एक पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ के जाना, गलती से भी इन दोनों को छोड़ के मत जाना। और इनके डायग्राम भी ड्रॉ अच्छे से करना सीख लेना, नहीं आता तो यूट्यूब पे देख लेना। ब्रिस्टर्स लॉ आपको पढ़ना है, 2 मार्क्स का आता है ब्रिस्टर लॉ, स्टेटमेंट लिखने का, डायग्राम बनाने का, फॉर्मूला लिख देने का, एकदम सिंपल है। फिर देखो, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट 3 डेरिवेशन है, एक ए, एक ए, या तो इन दोनों में से एक आता है, या तो अगर ए दोनों नहीं आया तो ए एक फिक्स आता है, क्योंकि 3 ही डेरिवेशन है और उसको पूछना ही पूछना है। तो या तो वो ए दोनों पूछता है, या तो अगर ये दोनों नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको वो डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंज पूछता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लेकिन इस डेरिवेशन को क्वेश्चन के फॉर्म में 4 लाइन में लिखा हुआ होता है, इसलिए आप इसको 21 से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का आप वो स्टेटमेंट अच्छे से पहले पढ़ लेना। ठीक है, और उसके बाद इसका डेरिवेशन देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। 1, 2, 3, केवल ए दोनों और ए, इनमें से कोई एक तो आपको फिक्स मिल ही जाएगा। तो डेफिनेटली आपको 4 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स आपका फिक्स है अगर आप पढ़ के गए। अगर आपके पास टाइम बचा है तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में सिर्फ डायग्राम देख लेना, अगर टाइम बचा है तो, नहीं है तो ठीक है, आपके लिए ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम बचा है तो आप फ्रोनोफोर डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट का डेरिवेशन देख लेना, उससे आपके फॉर्मूलेज हो जाएंगे, YDST से भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा और इससे भी आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि सर न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट हो जाए, तो आप इनको दोनों को करोगे तो फॉर्मूले भी आपके हो ही जाएंगे। वैसे फ्रोनोफोर डिफ्रैक्शन अगर आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शनल रखना चाहो तो इसको रख लेना, बट हाँ, इन तीनों को बिल्कुल भी नहीं, ए वाला और ए वाला, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और YDST, इन तीनों को तो करना ही है। फ्रोनोफोर में आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और फ्रेस्नेल भी। हाँ, उसके बाद आपको रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप का, टेलीस्कोप का पढ़ना है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आ चुका है आपके बोर्ड में 2 साल पहले। ठीक है, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपको अटेम्प्ट करने, सॉल्व एग्जांपल 7.7, 7.8, 7.4, 7.3,
और एक्सरसाइज में आपको 13, 14, 15, 22, 24 और 25 ये आपको अटेम्प्ट करना है। समझा क्या आपको? ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, एमईईसी, ये बहुत ही बड़े चैप्टर है। ठीक है। इनमें आपको क्या क्या गारंटेड पढ़ना वो मैं आपको बताने वाला हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहली बात तो एक्सरसाइज के कोई भी सम्स आपको सॉल्व नहीं करने। एक्सरसाइज का एक भी सम आप मत सॉल्व करो। ठीक है। सिर्फ एग्जांपल्स के सम सॉल्व करने, सॉल्व एग्जांपल के, क्योंकि वो इजी दिए हुए हैं और वही आते हैं, तो आपको वही सॉल्व करने। ठीक है। तो सिर्फ एग्जांपल का सम सॉल्व करना है न्यूमेरिकल में। अच्छा, सबसे पहले तो आपको गॉस लॉ डिफाइन करना आना चाहिए। दूसरा, गॉस लॉ के तीन एप्लीकेशन है, एक स्फेरिकल के लिए, एक सिलेंड्रिकल के लिए, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए। इन तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना होता है, तो आप इन तीनों डेरिवेशंस को कर लेना, डायग्राम अच्छे से बना देना। ठीक है। गॉसियन सरफेस, और इनको प्रूफ कर देना, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। कोई भी एक डेरिवेशन 3 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है। और इनके इन्हीं डेरिवेशंस के 3 सम्स है। अगर आपने इनके फॉर्मूले को अच्छे से पढ़े तो इन्हीं डेरिवेशंस के बेस पे 3 सम है, 8.1, 8.2, 8.3 सॉल्व एग्जांपल, वो आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आगे बहुत डेरिवेशन इस चैप्टर में देखेंगे तो 10-15 डेरिवेशंस है, सब तो अपन कर नहीं सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको करके जाना है। फिर इस चैप्टर में 4 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। 21 में आप इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी देख लेना, मैंने यहाँ इसको हेडिंग के फॉर्म में बता दिया है। 4 मार्क्स का डेरिवेशन आता है। ठीक है। वो एक्चुअली दो ट्रायंगल बनते हैं, उन्हीं ट्रायंगल में वो पूरा आपको घुमाता है। ठीक है। तो 4 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, देख लेना। ठीक है। उसके बाद आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में 4 पॉइंट पता होना चाहिए, एकदम सिंपल है। पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में 4 पॉइंट पता होना चाहिए, उनका डायग्राम और उनके बारे में 4 पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है। ये सब थ्योरेटिकल सवाल है। पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक आपके एग्जाम में आ चुका है। एक डेरिवेशन आपको और करना है, 3 ए हो गया, एक ये हो गया, एक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, ये आप कर लेना। इसका लास्ट टाइम न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, डेरिवेशन नहीं, इसका न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। लेकिन अगर आप डेरिवेशन कर लोगे तो न्यूमेरिकल्स भी हो ही जाएगा, और क्या पता डेरिवेशन ही पूछ ले इस साल। बहुत ही सिंपल है, डायग्राम है और छोटा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन है। ठीक है। आएगा तो या तो 2 मार्क्स का ही आएगा या तो 3 का। ठीक है। 4 में तो नहीं आ सकता। उसके बाद आपको कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ना है, उसका फॉर्मूला पढ़ना है। सिंपल है, वन लाइनर है, डायग्राम में बना लेना, डाइजेस्ट से देख लेना। कैपेसिटर इन सीरीज और पैरेलल का प्रूफ आता है एग्जाम में। लास्ट टाइम सीरीज का प्रूफ आया था 2 मार्क्स का। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्या ही है इसमें। और कैपेसिटर बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने का। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कभी कभी कैसा होता है, ये सब पूछता ही नहीं है, सिर्फ कैपेसिटर पूछता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको कैपेसिटर पढ़ना है और उनके सम्स करने हैं। तो कैपेसिटर में सीरीज और पैरेलल अच्छे से पढ़ना, उसका 2 मार्क्स का प्रूफ रहता है। और वैसे भी इस चैप्टर में मैंने बहुत सारे डेरिवेशन गायब कर दिए, कम से कम 7-8 डेरिवेशन आपको इसमें नहीं दिया है, सिर्फ इंपॉर्टेंट लिख के रखा है। और कैपेसिटेंस निकालना होता है आपको, 2 डेरिवेशन दिया है कैपेसिटेंस का, एक विदाउट डाइलेक्ट्रिक और एक विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ये दोनों डेरिवेशन आप कर लेना, उनमें से कोई एक आएगा 3 मार्क्स का। फिर आपको लास्ट में एक डिवाइस दिया हुआ है, वेन डी ग्राफ जनरेटर। अब आप बोलोगे सर बहुत बड़ा दिया हुआ है, कितना पढ़ेंगे उसमें? आप उसका प्रिंसिपल पढ़ लेना। भाई प्रिंसिपल पूछता है पोटेंशियोमीटर का, जनरेटर का, ट्रांसफार्मर का, तो वेन डी ग्राफ जनरेटर का आप प्रिंसिपल पढ़ लेना, सबसे पहला सवाल। ठीक है। दूसरा उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेना और यूजेस पढ़ लेना, बस। बहुत ही ज्यादा नहीं दिया, 4 यूज दिया है, प्रिंसिपल दिया है 2 लाइन का, और डायग्राम, बस इतना ही करना है इसमें। उसके बाद आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन, फॉर्मूला और डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम दिया है वो बना देना, और उसका डिफाइन और उसका फॉर्मूला डाइजेस्ट से देखोगे आपको हो जाएगा। ठीक है। लास्ट आपका आता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का, 2 मार्क्स का डेरिवेशन आ सकता है। ठीक है। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी करना है उतना ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करना भी है। मैं कितनी बार बताऊं कि टोटल 13 न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है। तो 8.19, 8.18 ये सब कैपेसिटर के न्यूमेरिकल है, जनरली पूछे जाते हैं। 8.19, अच्छा ये जो एग्जांपल्स के न्यूमेरिकल है ना, कभी कभी तो एज इट इज आते हैं, डेटा भी नहीं चेंज होता है, और कभी कभी खाली थोड़ा सा डेटा चेंज होता है नॉर्मल, इसलिए रट्टा मत मारना। कभी कभी डेटा लोग चेंज कर देते हैं, 2 का 4 कर देते, 4 का 6 कर देते, तो न्यूमेरिकल्स रट्टा मत मारना। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो सिंपल आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो न्यूमेरिकल जरूर प्रैक्टिस कर लेना, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं।
8.19, 8.18, 17, 15, 14 और 4, 5 और 9 ये न्यूमेरिकल्स आपको अटेम्प्ट करने सॉल्व एग्जांपल के। एक्सरसाइज के कोई भी न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अटेम्प्ट आपको नहीं करना है। ठीक है, समझा क्या आपको? अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है? देखो ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, प्रिसाइज है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाओ। ठीक है, क्रिचॉफ्स का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लेना, उसके डायग्राम्स ड्रॉ कर लेना, लॉ को लिख देना अच्छे से। ठीक है, और लॉ का लास्ट में वो फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। ब्रिजस्टोन ब्रिज देख के जाना अच्छे से, ब्रिजस्टोन ब्रिज वैसे भी सबको आता है। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ना है। कभी कभी 1 मार्क्स में प्रिंसिपल पूछता है, सिर्फ 1 मार्क्स में प्रिंसिपल ही पूछ लेता है। और पोटेंशियोमीटर के दो यूजेस है, सिलेक्टेड सम्स है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिलेक्टेड सवाल आपको पढ़ना है। दो यूजेस है, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। 3 मार्क्स का आपको ये पूछा जाता है। अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करने का, सर्किट, और पूरा एक्सप्लेन करने का फॉर्मूला, पूरा प्रूफ करने का फॉर्मूले को। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज दिया है, एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। इसी को इन्होंने बोर्ड में चेंज करके पूछा था, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, तो जो पोटेंशियोमीटर का एडवांटेज है वो जाहिर सी बात है वोल्टमीटर नहीं करेगा, तो आपको बस वही लिखना था। पोटेंशियोमीटर जैसे कि मोर सेंसिटिव होता है, वोल्टमीटर लेस सेंसिटिव होगा, इसका मतलब। ठीक है, तो इसका डिफरेंस पूछा जा चुका है बोर्ड में 2 मार्क्स में। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्ट मीटर, आपके टेक्स्ट बुक में डिफरेंस उन्होंने एक टेबल बना के दिया हुआ है, ब्लू कलर का टेबल बना के, तो आपको ये पढ़ना है अच्छे से, अमीटर और वोल्ट मीटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद गैल्वेनोमीटर को कैसे अमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ये भी 3 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिनमें आपको फॉर्मूला, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट किया तो फॉर्मूला आता है, और वोल्टमीटर में किया तो एक फॉर्मूला आता है। एटलीस्ट डिफरेंस तो कर ही लेना, इन केस आया तो आप कुछ तो डिफरेंस से भी सोच के लिख ही लोगे। सम्स आपको कौन कौन से करने, सिर्फ आपको इसमें सॉल्व एग्जांपल करने, क्योंकि ऑलरेडी मैंने थोड़ा ज्यादा इसमें बोल दिया है। तो देखो न्यूमेरिकल्स तो करने, तो फिजिक्स में बहुत सारी चीजें करनी होती है, मैंने बहुत सारी चीजें फिल्टर अप कर दी है। इसमें आपको बस इतने ही सम्स करने, एक्सरसाइज भी नहीं करना, उसमें भी सिर्फ सॉल्व करना है। और सॉल्व में भी सारे नहीं करने, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 और 9.10, ये आपको 5 न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करके जाने हैं। ठीक है, अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत ही इजी जाएंगे। ठीक है, अब आता है एमईसी। ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है, मैं आपको एटलीस्ट सजेस्ट करूंगा, जो मैंने यहां तक एरो बनाया ना, एटलीस्ट इतना आपको पढ़ना है। ये वाली जो है ये आपको मैं ऑप्शनल बोल सकता हूँ, कि क्योंकि देखो एक्स्ट्रा भी तो होता ही ना, कुछ को 12 में से तो 8 ही करने होते हैं ना अपने को, तो ये आप एक बार छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि हमने पीछे अच्छा खासा कवर किया है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप छोड़ के जा सकते हो, लेकिन हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो, बट ये तो आप बिल्कुल मत छोड़ना, ये तो इतना करके ही जाना है। सबसे पहले तो बायोट सवर्ट्स लॉ 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, उसका डायग्राम ड्रॉ करने का, स्टेटमेंट लिखने का बायोट सवर्ट लॉ का, और प्रूफ करने का उस फॉर्मूले को। ठीक है, उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ, ये दोनों लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, डिराइव मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। टोरॉइड पिछले साल ही आया था 2 मार्क्स का, हो सकता है इस साल सोलेनॉइड आए, 3 मार्क्स का आ सकता है। डायग्राम ड्रॉ करके उसका फॉर्मूला प्रूफ करना होता है एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आपको साइक्लोट्रॉन मोशन में उसका डायग्राम, साइक्लोट्रॉन का डायग्राम और उसके फॉर्मूलेस जो भी हैं, वेलोसिटी, रेडियस, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, अच्छे से करना है, बिकॉज ये फॉर्मूलेस जो है ये न्यूमेरिकल्स में भी आपको काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स में बोल रहा हूँ जो आपको करने ही करने, छोड़ के नहीं जाने, क्योंकि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल एज इट इज आता है। सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जांपल में 10.4, 10.6 और 10.8, ये 3 ही करने सॉल्व में, और एक्सरसाइज में आपको 7 से लेकर 13 तक। ठीक है, ये मैंने मोस्ट प्रोबेबल न्यूमेरिकल बोले, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, एमईसी में अगर न्यूमेरिकल आया तो। और क्यों मैं आपको न्यूमेरिकल जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि इसी सिमिलर टाइप के आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हरदम सेम ही आए, डेटा भी सेम रहे। कभी कभी अगर अच्छे टीचर ने पेपर बनाया रहेगा तो डेटा वो चेंज कर सकता है। और डायग्राम ड्रॉ करना रहता है एमसीजी का, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, तो सिंपल है, डायग्राम ड्रॉ करना क्या है,
2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे सीख जाओगे। अच्छा, ये एमसीजी का जो डायग्राम है ना, ये नए टेक्स्ट बुक और पुराने टेक्स्ट बुक में दोनों में अलग है। तो जो नया टेक्स्ट बुक का डायग्राम है वो आप प्रिफर करना, ठीक है, जो भी नया पब्लिकेशन है फिजिक्स का आपका। फिर अगर आप इतना कर लिए, लग रहा है कि नहीं सर टाइम बचा है मेरे पास, तो ये 3 डेरिवेशन कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहता है अपने को। एक्चुअली ये एप्लीकेशन है बायोट-सावर्ट लॉ की। उनका बायोट-सावर्ट लॉ यूज करके हम इन तीनों का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर आर्क और एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के लिए। समझा क्या आपको? ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स बहुत ही, मैं बोल सकता हूँ बोनस चैप्टर है फिजिक्स में, जो एकदम इजी है, सबसे इजी चैप्टर। सबको यही लगता है, मुझे भी यही लगता है, ठीक है, जब मैं स्टूडेंट था। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में आपको देखोगे तो आपको एक डेरिवेशन है सिर्फ, डिराइव मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। तो ये आपको 3 मार्क्स का आ सकता है, एक डेरिवेशन है सिर्फ, इसलिए इसको अच्छे से करो, क्योंकि अगर डेरिवेशन आया तो यही आएगा। गायरोमैग्नेटिक रेशियो को डिफाइन कर लेने का उसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है। और 3 डेफिनेशन आपको पढ़ना है, जिनमें से 2 डेफिनेशन पिछले साल ही आया था, डिफाइन मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इनका फॉर्मूला और यूनिट पता होना चाहिए आपको, डायमेंशन भी। उसके बाद 3 मटेरियल्स आपको पढ़ने, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। इनके बारे में आपको 6 पॉइंट्स पढ़ने, सबके बारे में 6 पॉइंट्स पढ़ने। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपको 6 पॉइंट लिखने, सॉरी 6 पॉइंट लिखने आपको आना चाहिए, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक में थोड़ा सा डोमेन थ्योरी अगर आप टाइम है तो देख लेना, ठीक है। क्वेरी टेम्परेचर को डिफाइन डेफिनेशन पूछता है और उसका फॉर्मूला। हिस्टेरिसिस कर्व बना हुआ है, आपको चैप्टर के एंड में कर्व बना हुआ है हिस्टेरिसिस, उसको आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, वेल लेबल ड्रॉ आना चाहिए आपको, 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। फिर पढ़ना है डिफाइन मैग्नेटिक शील्डिंग एंड डायग्राम। मैग्नेटिक शील्डिंग लास्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है आपके चैप्टर में, उसका डेफिनेशन देख लेना और उसका डायग्राम देख लेना, बस एकदम सिंपल है। इस चैप्टर में सिर्फ डिफाइन डिफाइन है, और डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक ये सब बहुत इजी लगता है अपने को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सम्स की। लास्ट टाइम इस चैप्टर से सम आया था इस पे, एम बी साइन थीटा वाले, इन 2 फॉर्मूले पे, ठीक है। तो इसलिए इसको करके जाना है आपको। सॉल्ड एग्जांपल में आपको 11.1 11.2 करना है, और एक्सरसाइज में आपको 3 4 5 11 और 9 करना है, बस टोटल 7 न्यूमेरिकल्स ही करने। और बेसिकली ये 2 फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एमबी साइन थीटा, वर्क का होता है एमबी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। मतलब अगर आपको वर्क पूछ रहा है कि एक बार मैग्नेट है, रोटेट हो रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री, मतलब थीटा 1 क्या होगा 30, थीटा 2 क्या होगा 60 डिग्री। कभी कभी होता है कि बार मैग्नेट रोटेट करता है और वो लोग सिर्फ एक ही एंगल देते हैं, उस केस में वर्क का फॉर्मूला रखना है एमबी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। 1 यहाँ इसलिए लिया क्योंकि मैंने एक एंगल को 0 मान लिया, ठीक है, तो इसलिए एमबी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एम क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड। समझा क्या आपको? नेक्स्ट आता है ईएमआई। इस चैप्टर की बात करें तो आपको 2 लॉस पढ़ने, फेराडे फर्स्ट लॉ और फेराडे सेकंड लॉ। फेराडे सेकंड लॉ विद फॉर्मूला पढ़ना है आपको, फेराडे फर्स्ट लॉ तो थ्योरेटिकल लॉ था, ठीक है। उसके बाद आपको लेंस लॉ पढ़ना है, साइन के बारे में इसने बताया था। ट्रांसफॉर्मर आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर का ड्राइंग वगैरह पूरा देख लेना और वो फॉर्मूला वगैरह पूरा डिराइव कर लेना, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मर 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसका वर्किंग पूछता है कभी कभी, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल क्या है, थोड़ा उसको लिख लेने का, ठीक है। उसके बाद आपको 2 मार्क्स का एक छोटा सा डेरिवेशन है जो आपको करना है, डायग्राम ड्रॉ कर देने का, मैथमेटिक्स लिख देने का। जब भी 2 मार्क्स में डेरिवेशन आए ना, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने का और उसका मैथमेटिक्स लिखने का, ठीक है, पूरा सॉल्व करके फॉर्मूला ला देने का। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। डिफाइन एडी करंट और उसका डायग्राम, ये आपको देखना है। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि एल, इसका डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन करना है। इसका डायमेंशन पूछ चुका है एमसीक्यू में। डिराइव सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलेनॉइड, हाँ सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, पूछा जाता है, 3 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन है। इंडक्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, जैसे वही कैपेसिटर हमने सीरीज पैरेलल में देखा, वैसे इंडक्टेंस सीरीज पैरेलल में। कैपेसिटर का अपोजिट होता है इंडक्टेंस का, सीरीज पैरेलल का जो फॉर्मूला है।
बहुत ही सिंपल है, जल्दी से हो जाएगा। डिराइव एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसका अपने को एक डेरिवेशन दिया हुआ है, तो आपको कर लेना है, और 3 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपने सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन देखा, उसी तरह आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी, सॉरी कंडक्टेंस लिखा है मैंने इधर, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी आपको डेफिनेशन देखना है, फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन देख लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद मैं कुछ यहाँ न्यूमेरिकल्स बोल रहा हूँ जो आपको करने हैं, क्योंकि अब जो चैप्टर्स आ रहे हैं ना, इन इन चैप्टर्स में इतने डेरिवेशंस नहीं है, बट इनसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं अच्छे खासे। तो आपको सॉल्व एग्जांपल में 12.1, 12.4, 12.7, 12.10 एंड 12.11 करने, टोटल 5 न्यूमेरिकल करना है। एक्सरसाइज में आपको 6, 7, 8, 9, 12, 13 और 15 करना है। ठीक है, ये वाले न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है इस चैप्टर से, समझा क्या आपको? ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो है एसी सर्किट। एसी सर्किट भी बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें मैंने बहुत ही कम लिखे हैं, बट जो लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब आपको अच्छे से करके जाना है। सबसे पहले तो डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 मार्क्स का आ सकता है, ग्रीन कलर का टेबल बनाया हुआ है उन्होंने इस साइड के पेज पे। ठीक है, एलसीआर सीरीज सर्किट आपको अच्छे से पढ़ना है। एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ एलसीआर ही पढ़ना है, अलग से आर, अलग से एल, अलग से सी पढ़ने का कोई गरज नहीं है। एलसीआर सीरीज सर्किट में आपको जेड का फॉर्मूला डिराइव करना है और ई नॉट। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है डायग्राम, पहले तो सर्किट ड्रॉ करने का अच्छे से, और उसके बाद फॉर्मूला डिराइव करने का। डाइजेस्ट में देखोगे या 21 में एकदम सिंपल है। उसके बाद आपको 3 डेफिनेशंस पढ़ने। इस साल मोस्ट प्रोबेबल है कि ये तीनों डेफिनेशन पूछे। देखो जहां जहां 3 डेफिनेशन एक साथ होते हैं ना, वो एग्जाम में एज इट इज 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आते हैं। डिफाइन इंपीडेंस जेड, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी जिसका फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी, उसके बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। ठीक है, तो इनके फॉर्मूलेस भी पता ही होने चाहिए। उसके बाद आपको पावर जो है एलसीआर सर्किट में निकालने आना चाहिए, एवरेज पावर। ठीक है, वैसे तो ये बहुत ही रेयर है, मैं आपको बोलता हूँ कि आप इसको ऑप्शनल रख सकते हो इस डेरिवेशन को। ठीक है, उसके बाद आपको सीरीज रेजोनेंस सर्किट और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले तो इनका सर्किट डायग्राम जो बना हुआ है वो आपको बनाना है। उसके बाद इनका मतलब सिर्फ सीरीज रेजोनेंस में प्रूफ पढ़ लेना, एक्सएल इक्वल टू एक्सी करके अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो आप डिराइव करना आना चाहिए आपको। और इनका कैरेक्टर दिया हुआ है, 4 पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट को एक्सेप्टर बोलते हैं और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। तो इनके कैरेक्टर्स देख लेना और इनका ग्राफ देख लेना, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, एकदम सिंपल है, 5-5, 6 पॉइंट है। ठीक है, एकदम इसी का अपोजिट है पैरेलल, हो सकता है एग्जाम में इनका डिफरेंस पूछ ले। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है डिफाइन क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, ऐसा भी लिख के आ सकता है, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ लेना, उसका डायग्राम देख लेना। ठीक है, एटलीस्ट अगर कुछ ना हो तो फॉर्मूला और डेफिनेशन देख ही लेना। अच्छा, ये सब चैप्टर्स जो हैं, इन इन चैप्टर से डेरिवेशंस कम आते हैं। आप देखोगे ध्यान से तो जो पिछले चैप्टर्स मैंने बताए ना, फिजिक्स 1 के चैप्टर्स, मोस्टली डेरिवेशंस वहां से आते हैं, यहाँ से मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको सॉल्व एग्जांपल करना है 13.1 से लेके 13.8 तक, एकदम सिंपल सिंपल है। वो एग्जांपल्स आपको बड़े लग रहे हैं, बट उन्होंने 3-3 चीजें पूछा हुआ है, तो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल एसी सर्किट से फिक्स आने वाला है। प्लीज 13.1 से लेके 13.8 तक सिर्फ 8 न्यूमेरिकल है, कर लेना अच्छे से, हो सकता है डेटा भी सेम हो, और अगर डेटा चेंज हुआ तो एकदम छोटा डेटा चेंज होता है। और लॉग वगैरह बहुत सारे बच्चे लॉग में गलती करते हैं, मैं तो बोलता हूँ मत लगाओ 3 मार्क्स में लॉग, आधा मार्क्स जाएगा, जाने दो। ठीक है, अब पता है कभी कभी एलआर सर्किट का सवाल आता है, बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता, बोलते सर मैं तो एलसीआर पढ़ के गया था और आया तो एलआर। अब आता है एलआर सर्किट में जेड बता दो। एलसीआर सर्किट में सबको जेड पता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सएल स्क्वायर, तो छोड़ के क्यों आ रहे हो? क्या एलआर सर्किट में सी नहीं है? तो खत्म, सी नहीं है तो सीधा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, तो आपको छोड़ना नहीं है। और एक्सएल और एक्सी का फॉर्मूला तो पता ही है अपने को, तो इसलिए, और पीक और आरएमएस में रिलेशन पता होना चाहिए, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में, वो भी अपने को पता होता है। तो मुश्किल से 4-5 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, और उससे सारे के सारे सम्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो प्लीज इन्हें जरूर प्रैक्टिस करो। ठीक है,
अब अगर मैं आगे बात करूं तो ये भी एकदम सिंपल चैप्टर है, इसमें दो ही थ्योरेटिकल सवाल है, एकदम छोटा चैप्टर। इस चैप्टर से भी फिक्स न्यूमेरिकल आता है, एसी सर्किट, डुअल नेचर, यहां से न्यूमेरिकल फिक्स आते हैं, क्योंकि यहाँ डेरिवेशन नहीं है, शुरू में डेरिवेशन से, वहां से डेरिवेशन फिक्स आते हैं। डुअल नेचर में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उसको ड्रॉ करना आना चाहिए, वेल लेवल ड्रॉ करने का। कभी भी आपका डायग्राम अगर गलत है, थोड़ा बड़ा चलेगा, लेबलिंग सही है ना, टीचर अच्छा रहेगा, पूरा मार्क्स देगा। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करना, ठीक है, और उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के टर्म में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में, ऑब्जर्वेशन, वैसे तो 7-8 ऑब्जर्वेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, तो डाइजेस्ट से ऑब्जर्वेशन पढ़ लेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, सिर्फ 4 पॉइंट पढ़ लेना, सिर्फ 4, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 पढ़ना, ठीक है। देखो टाइम कम है, मैं जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ो। आगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का आपको स्टेटमेंट लिखना है और उसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है, फॉर्मूला लैम्डा बाय एच पी कैसे आया, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, ठीक है, 2 लाइन का है, अच्छे से आप डिराइव कर लोगे, 2 मार्क्स में आता है। जनरली 4 मार्क्स के क्वेश्चन में डी ब्रोगली 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, या फिर 2 मार्क्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरी और उसका 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, फिक्स है इस चैप्टर से, फिक्स 4 मार्क्स से क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं, डुअल नेचर से फिक्स आता है, 2 मार्क्स का थ्योरी, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, समझा। और देखो ये डी ब्रोगली के मैंने 5 फॉर्मूले लिख दिए इधर, इन्हीं पे न्यूमेरिकल आता है, एच बाई पी, एच बाई एम बी, एच बाई रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है, एच बाई रूट ऑफ 2m इंटू क्यू इंटू डेल्टा वी, ये वोल्टेज है चेंजिंग, और एच बाई रूट ऑफ 3m केबीटी, ये केबी क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ठीक है। या फिर 2 मार्क्स का आपको एक प्रूफ आ सकता है, वैसे तो अभी तक नहीं पूछा है बट पूछ सकता है, 4-5 साल पहले पूछा हुआ है, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ में जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होता है क्या होता है उसका फॉर्मूला 1.228 डिवाइड बाय रूट ऑफ वी, ठीक है, लैम्डा जो है नैनोमीटर में, इसका आपको प्रूफ आता है, 2 लाइन का है, आप देख लेना, न्यूमेरिकल यहां से फिक्स आता है, ठीक है। तो सॉल्व एग्जांपल में आपको सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल करना है, वो है 14.4, ये इसी फॉर्मूले पे एकदम सिंपल है, वन लाइनर है, रूट वी आपको दिया हुआ है, शायद 120 या 150 दिया हुआ है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा नैनोमीटर में। और एक्सरसाइज में सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स करने 7, 8, 9, 10, 13, 14 और 18, प्लीज करके जाना, जितना मैंने बोला उतना तो जरूर करके जाओ, ठीक है, समझा क्या। अब अगर आपसे मैं लास्ट के 2 चैप्टर की बात करूं, अब लास्ट के 2 चैप्टर जो हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर, स्कोरिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है। एटम्स न्यूक्लियाई में आपको बोर्ड्स पोस्टुलेट पढ़ना है, 3 मार्क्स का आता है, 3 पोस्टुलेट आपको अच्छे से लिखने हैं, ठीक है, पूरा पूरा राइट लिखने का, अच्छे से पढ़ने का, लॉज पोस्टुलेट ये सब अच्छे से पढ़ के जाने का, पूरा पूरा अच्छे से लिखोगे फुल मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। और उसका ड्रॉबैक लिखना है, मतलब वही लिमिटेशन बोर्ड मॉडल का, अगर आपको पोस्टुलेट आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा, लिमिटेशन लिखने को आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है, वही है ड्रॉबैक। फिर आपको रेडियस और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का डेरिवेशन करना है, ठीक है, खासकर एनर्जी का तो प्लीज कर ही लेना, एक बार रेडियस का छोड़ा चलेगा बट एनर्जी का कर लेना, वैसे भी इस चैप्टर में कुछ है नहीं तो प्लीज करके जाओ। लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, ये जो भी सीरीज है इनके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, वो न्यूमेरिकल कौन से, न्यूमेरिकल 15.3 है, न्यूमेरिकल 15.4 है और न्यूमेरिकल नंबर 6, आप प्लीज करके जाओ। 2023 या 22 में मैंने स्टूडेंट को बहुत चिल्ला चिल्ला के थक गया था और 15.4 एज इट इज आया था, ठीक है। उसके बाद आपको डिफाइन मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और उसका फॉर्मूला, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना है इनके, इन दोनों के और फॉर्मूले, बाकी पूरा डिटेल मत पढ़ना, बहुत कुछ लिखा हुआ है, पीएचडी नहीं करना है अपने को फिजिक्स में, 12th पास करना है, ठीक है। और सॉल्व एग्जांपल में आप 15.1, 15.5 और 15.6 कर लेना। अच्छा, 4 मार्क्स का मैं बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बोलने जा रहा हूँ इस चैप्टर से, वो है रेडियो एक्टिव डीके लॉ का एक्सप्रेशन, ठीक है, उसको रेडियो एक्टिव डीके लॉ को डिफाइन करने का, पूरा उस लॉ को फॉर्मूले के फॉर्म में लिखने का, फिर इंटीग्रेटेड लॉ के फॉर्म में उसको पूरा उसका वो करने का, इक्वेशन लिखने का, ठीक है, और हाफ लाइफ के बारे में लिखने का। अगर सिर्फ एक्सप्रेशन तक आया तो 3 मार्क्स का आएगा, हाफ लाइफ भी लिखने को आया तो 4 मार्क्स का आएगा। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, मैं ये नहीं बोल रहा हूं इन पे आप डिटेल में जाओ, 2-2 पॉइंट पढ़ लेना, सिर्फ सिर्फ 2-2 पॉइंट। न्यूमेरिकल नंबर देखो बहुत सारे न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा है, बट 10, 6, 18, 17 और 23 ये आपको एक्सरसाइज में से सॉल्व करने और ये आपको एग्जाम्पल में से सॉल्व करने, समझा क्या आपको, ठीक है।
आगे देखते हैं लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस साल ये डेरिवेशन आएगा, फिक्स आएगा 4 मार्क्स का, क्योंकि हर साल रेक्टिफायर आता ही आता है, बट पिछले साल नहीं आया था, तो इस साल तो फिक्स आएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर 4 मार्क्स का आता है, तो उसमें आपको पहले तो रेक्टिफिकेशन का डेफिनेशन लिखना होता है, फिर उनमें से कोई एक आता है हाफ या फुल, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है, उसका सर्किट डायग्राम एकदम लेबल्ड सर्किट डायग्राम बनाना होता है, ग्राफ एकदम वेल लेबल्ड ग्राफ बनाना होता है, थोड़ा सा वर्किंग लिख देने का, लेकिन एटलीस्ट अगर आपने ग्राफ एकदम वेल लेबल्ड बनाया है, सर्किट वेल लेबल्ड बनाया है, डिफाइन अच्छे से किया है, एडवांटेज लिखा है फुल वेव रेक्टिफायर का, तो आपको 4 में से 3 दे देगा, अगर आपने वर्किंग नहीं लिखा है तो भी। और अगर आपने वर्किंग थोड़ा इंग्लिश में फेक वक्त दिया है ना, तो दे देगा, 4 भी दे देगा वो। उसके बाद डिफाइन रिपल फैक्टर और फॉर्मूला, एक लाइन का डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। चाहिए तो डायग्राम ड्रॉ करके आना, 2 में से 2 कहीं नहीं है, ठीक है। जीना डायोड, एलईडी, सोलर सेल और फोटो डायोड। अब ध्यान से सुनो, इसमें पढ़ना क्या है, बहुत ही छोटा चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है डेफिनेशन, इन सबके डेफिनेशन देख लेना, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, नहीं समझ में आया तो डाइजेस्ट में देखना। ग्राफ देख लेना, इनमें सब में ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ देख लेना, सबका सर्किट सिंबल देखना है, सर्किट सिंबल रहता है इनका। वर्किंग डायग्राम, मैंने वर्किंग पढ़ने नहीं बोला है, मैंने लिखा है वर्किंग डायग्राम, जैसे कि फोटो डायोड और एलईडी का वर्किंग डायग्राम दिया हुआ है, तो वो देखना। वर्किंग मत पढ़ो यार, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर एडवांटेज दिया है तो एडवांटेज पढ़ लो, डिसएडवांटेज पढ़ लो, एप्लीकेशन पढ़ लो, 2-2 पॉइंट पढ़ लो, क्योंकि एलईडी का एप्लीकेशन 2 मार्क्स में अलग से आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6-7 पॉइंट सबके बारे में पता होना चाहिए। जिनर, एलईडी, सोलर सेल, फोटो डायोड, एकदम सिंपल है। मैंने आपका वर्किंग लोड पूरा खत्म कर दिया है, वर्किंग नहीं पढ़ो। हाँ, लेकिन आपको ट्रांजिस्टर का वर्किंग पढ़ना है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है 3 मार्क्स का, एनपीएन ट्रांजिस्टर का, क्योंकि टेक्स्ट बुक में उन्होंने वही दे के रखा है। लास्ट है लॉजिक गेट, फिक्स है, आता ही है, पढ़ के जाओ। आपको 6 गेट दिए हुए आपके टेक्स्ट बुक में, नॉट गेट, एंड गेट, नैंड गेट, ऑर गेट, नॉर गेट और एक्सॉर गेट। सबके बारे में क्या पढ़ना है, सबका ट्रुथ टेबल पढ़ना है, सबका बुलियन एक्सप्रेशन पढ़ना है, सबका सर्किट सिंबल पढ़ना है, और 1 पॉइंट सबका स्टेटमेंट पढ़ लेना। सिर्फ 4 पॉइंट सबके बारे में पढ़ने, ट्रुथ टेबल, बुलियन एक्सप्रेशन, सर्किट सिंबल, स्टेटमेंट। पता है ये चैप्टर करने में बहुत कम टाइम जाता है। एक ही तो ये है, क्या बोलते हैं, डेरिवेशन 2, ये देखो ये डिफाइन है, रिपल फैक्टर भी डिफाइन ही है, इन सब के बारे में सिर्फ छोटा छोटा पॉइंट है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब पढ़ने में बहुत कम टाइम जाता है। फिर लॉजिक गेट भी एकदम सिंपल है, समझा क्या आपको? तो ये मैंने आपको फिजिक्स के सारे 16 चैप्टर्स के पूरे पूरे बता दिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके बाद मैं केमिस्ट्री के भी बता दूंगा, 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगी। बट हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितने भी नीडी स्टूडेंट है उनको जरूर भेजो, और सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि एमबीबीएस के साथ ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं रात के 2 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।